की जो क्लास है हमारी, हम चलते हैं अपने रे डायग्राम से, शुरुआत करते हैं, रे डायग्राम से आगे बढ़ाते हैं। आपको ध्यान होगा हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम कॉनकेव मिरर, और मैंने कहा था कि रे डायग्राम्स आप बनाना। एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि बोले नहीं बन पा रहे हैं रे डायग्राम। एक तो हमने बना लिया था, कौन सा? बन गए थे सर, सारे बन गए। चलो हम देख लेते हैं। एक तो हमने बनाया था कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसा। उसके बाद आप मान लो ऑब्जेक्ट लेते हो इन्फिनिटी से और सेंटर के बीच में, इसको बियॉन्ड सी भी लिख देते हैं, बियॉन्ड सी। तो कॉनकेव मिरर का जो रे डायग्राम होगा, देखो एक बार, ये है। अब इसमें अगर आप देखते हो, लेट दिस बी द फोकस, लेट दिस बी द सेंटर, और यहां इन्फिनिटी पे नहीं है, यहां कहीं ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी। आपको चीफ रे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अब अपना रे डायग्राम बनाना है, आप बी से एक रे लीजिए पैरेलल टू, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहां से निकाल देंगे? फोकस में से। और एक रे आप ले लीजिए फोकस में से, सेंटर पर नहीं कोई नहीं, एक रे आप फोकस में से ले लीजिए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, उसको सीधी निकाल दीजिए। ये 2 रे मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये 2 रेज लेके भी अपना काम आगे बढ़ाएंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। सेंटर से एक रे तीसरी रे लेते हो तो वो एज इट इज रिट्रेस हो जाएगी, चिपटे रहने दो उसको। आप बताओ कि 2 रेज आपको समझ आ गई? यस। ये बी की इमेज बनी बी डैश, और ये ए की इमेज बनी ए डैश। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस इमेज को देखता हूं, इधर सच में रे मिली है तो ये रियल है, इन्वर्टेड भी दिख रही है। साइज की बात करो, सेम है कि ना कम है कि बड़ा है, क्या है? स्मॉल साइज। तो क्या हमारी टेबल में ये लिखा था दूसरे नंबर पे उस दिन? यस सर, है ना? यस सर। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, फिर सी पे अगर आप ऑब्जेक्ट लाओगे तो इस तरह की इमेज बनेगी, बिल्कुल सी के नीचे सेम साइज। कर लोगे वो भी? हो गया ना? मैं एक बार फटाफट इनको कवर करवाता हूँ। सेंटर पे आप ऑब्जेक्ट लाओगे तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी, सेंटर यहाँ, सॉरी यहाँ लाओगे तो यही बनेगी। उसके बाद सेंटर से फोकस के बीच ले गए तो इमेज यहाँ बनेगी। हम 2-3 रे डायग्राम्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट बिटवीन, सर हाँ जी सर, एक रे तो सेंटर से भी पास कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मैंने कहा आप कोई भी एक तीसरी रे ले सकते हो, ऐसे जाएगी। देखो वो इतना बड़ा मिरर नहीं होता ना, ये दिक्कत आ जाती है। ये सेंटर से रे पास करोगे, ये यहीं से पास होगी, यस ये यहीं से पास होगी। सर। अब ये मिरर इतना बड़ा नहीं है ना हमारे पास, सेंटर वाली रे नॉर्मली इंसिडेंट है, तो ये एज इट इज अपने आप को रिट्रेस बैक करके और यही मिल जाएगी। क्या तीनों यहाँ मिल गई है कि नहीं? ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अपना रे डायग्राम बनाने के लिए तो ये 2 रे मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं एक बार ये देखता हूँ बिटवीन सी एंड एफ। ये आपका मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर, और ये आगे इस तरह से। और आपने जो ऑब्जेक्ट लिया ए बी, वो यहां कहीं लिया, इनके बीच में ए बी। अगेन मैं वही 2 रे लूं। एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, उसको कहां से पास करवाएं? पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस रे गई है उसको कहां से पास करवाएं? फोकस से। ये ऐसे निकल गई। और एक रे आप फोकस में से लीजिए, उसको कैसे पास करवाएं आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो दोनों रेज यहां मिलेंगी वो आपका बनेगा बी का
इमेज पॉइंट बी डैश परपेंडिकुलर डाल दो, ये ए का इमेज पॉइंट है ए डैश। तो आप अपने उस टेबल से देखोगे तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बड़ी है और बियॉन्ड सी है। उस सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ वेरीफाई हो रहे होंगे। फिर वही बात है, कोई बच्चा अगर सेंटर से लेना चाहे तो एक रे नॉर्मल इंसिडेंट, लेकिन वो ऐसे लगे कि सेंटर से पीछे से यूं जाएगी, अब वो मिरर पे टकराएगी, जैसा भी जहां भी मिरर है, और एज इट इज रिट्रेस हो जाएगी और वो यहीं आके मिलेगी। समझ गए होगे सेंटर वाली लाइन, सेंटर वाली Yes, sir. है ना। एक और मैं केस बना देता हूं। ऑब्जेक्ट आपने लिया बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट लिया। ये फोकस, सेंटर और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? बी से एक तो रे ली, पीछे बनेगा तो मिरर लाइनें। पहली बात, एक रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी? फोकस, फोकस से। फिर ऐसा वो है। पीछे एक्सटेंड कर। क्या क्या कह रहे हो? तो मिरर के पीछे होगी एक्सटेंड। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। तो एक रे आई, दूसरी रे आप फोकस में से लीजिए। अब फोकस में से लेने का तरीका ये है कि फोकस से इसको ज्वाइन करो और इस लाइन को आगे बढ़ा दो। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि फोकस में से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे निकल जाएगी? पैरेलल। पैरेलल। अब देखो एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, क्या ये आगे मिलेंगी? ये दोनों बढ़ के, ये और ये नो सर, नहीं मिल रही है, तो इनको पीछे बढ़ाओ, इनको पीछे बढ़ाओ, आगे तो ये रे मिलनी ही नहीं है, तो ये यहाँ कहीं मिलेंगी। एंड दिस इज द पॉइंट बी डैश। आपने ये परपेंडिकुलर डाला ए डैश, और अब आप देखो ये अपने आप वेरीफाई हो रहा है कि ये इमेज कैसी है, पीछे बनी है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो ये कुछ अलग अलग केसेस यहां तक समझ आए क्या? यहां तक ये जो भी हैं। एक Yes, आपका आखिरी केस जो उसमें बनता था वो था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ही मिरर के पीछे है। समझ रहे हो? यस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ही मिरर के पीछे है, पीछे की तरफ। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएं? भाई मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा नहीं है कहीं, कहीं से रेज आ रही होंगी इस तरह से। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी की जो रेज है वो इस तरीके से आ रही होंगी कहीं से कि वो यहां आके मिले। अब ये जो था फोकस, ये सेंटर, हमने क्या पढ़ा था अपनी टेबल में कि ये इसकी इमेज कहां बनेगी? भाई वहां से आप कहीं भी मान लो, कहीं भी आप ए भी मान लो, कितनी दूर मान लो, कितनी दूर मान लो, कितना ही बड़ा मान लो, आपने एक रिजल्ट लिखा था कि इसकी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी। लिखा था ना ये? इसकी जो इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। दूसरी बात, उधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उधर रियल इमेज है, तो इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड? बताओ, ढंग से बताओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, तो इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड? यार उस दिन क्या हमने इन्वर्टेड लिख लिया क्या उसमें? इरेक्ट। क्योंकि अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर जब भी होता है तो इमेज सीधी ही बनती है, तो इरेक्ट बनेगी। और साइज का क्या बताया था? छोटी बनेगी, बताया होगा। हाँ, तो ये बनेगी कैसे? अगर मैं इसका रे डायग्राम कुछ बनाना चाहूँ, क्योंकि वहां तो कहीं है ही नहीं रे, कैसा रख दिया हमने वो इमेज, इसमें कैसे बनेगी? देखो इसको मैं थोड़ा सा पास करता हूँ, थोड़ा पास करता हूँ, ये यहीं पे,
मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये बी पे कुछ था नहीं, असल में कहीं से रेज आ रही थी ऐसे, असल में कहीं से रेज आ रही थी कोरस्पोंडिंग टू बी, जैसे भी, और वो जो पॉइंट बनेगा ऊपर, वो जो रेज गई है वो बी पे जा रही है। इस सेंटर से भी मान लो एक रे ली आपने, सेंटर से भी एक रे ली, लेकिन बीच में मिरर ही आ गया इस तरह से। और ये सारी की सारी रेज आपकी कहां जा रही थी? बी पे। एक रे इधर से लिया आपने फोकस की तरफ से, लेकिन बीच में मिरर आ गया। तो दीज आर द रेज कोरस्पोंडिंग टू पॉइंट बी। समझ आया क्या? बी की कौन सी रेज आ रही है? एक ये वाली रे आपने ली, बीच में मिरर आ गया, सीधी थी ये, बिल्कुल सीधी। आप बताओ बी की इंसिडेंट रेज क्लियर हो रही है? बी की इंसिडेंट रेज, अरे मुझे ये बताओ ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्या बी की इंसिडेंट रेज क्लियर हुई? दोबारा दिखाता हूं मैं, देखिए। क्या आपने ये वाला रे डायग्राम बनाया है क्या, आखिरी वाला? नो सर। एक बच्चे ने शायद मैसेज किया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसे बनेगा, किया था आपके बैच में से किसी ने? अभी है क्या कोई क्लास में? नहीं है तो सुनो, मान लो यही अब सीख लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि बी के कोरस्पोंडिंग जो रेज होंगी, जैसे ये फोकस है, ये सेंटर है, बी के कोरस्पोंडिंग एक रे तो ये आ रही होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बी के कोरस्पोंडिंग जो इंसिडेंट रे है, एक रे ये आ रही होगी, बनाता हूं मैं कैसे, यूं इधर से, ये वाली रे भी बी के, दो रे बहुत हैं, दो रे मोर देन सफिशिएंट है। तो ये दो रेज के बीच में ही मिरर आ गया, तो उससे पहले वो मिल नहीं पाई। तो ये दीज आर द रेज कोरस्पोंडिंग टू पॉइंट बी। इनका रिफ्लेक्शन वैसे ही करो जैसे आपने औरों का करवाया था। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से पास होगी? जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से पास होगी बताओ? फोकस। तो ये वाली रे फोकस में से आपने निकाल दी, पहली रे बी के कोरस्पोंडिंग पहली रे ये निकली। और जो रे फोकस में से आ रही वो कैसे निकलेगी? फोकस पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यूं निकलेगी, यूं। ये दूसरी वाली रे, ये दोनों रे जहां मिलेंगी वो बी की इमेज है बी डैश, और ऊपर ही बन गई है। आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आपका बनेगा ए डैश, एंड दिस इज द रे डायग्राम। नहीं तो यार इसमें तो कंफ्यूज ही होके बैठ जाएंगे। बच्चे ने मैसेज भी कर रखा है कि ये वाला बना दो, कैसे बनेगा? अब आप देखो, वो उधर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज कैसी बनी है? इस साइड रेज मिली है। ये जो ए डैश बी डैश है, जो आपकी इमेज है वो कैसी बनी है? रियल, इरेक्ट, और साइज में छोटी दिख रही है। हाँ, स्मॉल साइज। तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाना आ गया आपको? वर्चुअल का रे डायग्राम, ठीक है? yes, अब एक काम करो, इनमें से जो भी डाउटफुल हो, या आखिरी अगर आपने नहीं बना रखा था तो ये आप कंप्लीट। फिर इसमें चीफ कैसे हो सकती है? क्या? तो इसमें चीफ रे, एक सेकंड, चीफ रे क्या? दोबारा बोलो, इसमें चीफ रे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले रे डायग्राम में चीफ रे कैसे? चीफ रे भी मिल जाएगी यार। देखो, आप एक रे लो, बिल्कुल ये रे तो पोल पे आके टकराए और बी पे जा रही हो, ये वाली रे, ये कौन सी रे कहलाएगी? चीफ रे, बी की चीफ रे। अगर ये अल्फा एंगल पे गई है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मली होता है यहाँ, तो ये रे अल्फा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और आप देखो क्या उसी जगह मिल गई कि नहीं? यस सर। यस सर। ये इसकी है चीफ रे। चलो तो थोड़ा सा ये बना लीजिए, इसमें जो भी आपको ठीक सा लगे वो पार्ट।
हो गया सर। ठीक है, 1 मिनट बस, चलते हैं आगे। नो सर नहीं हुआ। कोई नहीं, आप कर लो यार, आराम से कर लो। If two plane mirrors are inclined to each other at an angle of 60 degrees, if a ray of light is incident parallel in the first mirror parallel to the second, it is reflected from the second mirror in a direction. ये आप में से यार कोई बच्चा मैसेज कर रहा है क्या अभी डाउट पूछने के लिए? किसने भेजा है बताना, मैं बताता हूँ फिर यही पेपर का एक डाउट पूछ रहा हूँ। उपेंद्र, आपने भेजा है? ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के पूछ रहे हैं कि रे डायग्राम्स होने के बाद इनमें आपके लिए जो सबसे नया रे डायग्राम था वो ये लास्ट वाला था, ये समझ आया ना, आखिरी। यस सर। ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा दिया गया है कि दो प्लेन मिरर हैं और वे एक दूसरे के साथ वो दोनों 60 डिग्री एंगल पे हैं। इस तरह की कोई जानकारी सवाल में दे रखी है। अब बोला है कि एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट की गई पहले मिरर पे दूसरे मिरर के पैरेलल। पहले मिरर पे रे डाली है इस तरह से। अच्छा, दूसरे मिरर के पैरेलल डाली है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60। ये ट्रांसवर्सल है, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। आपने एक नॉर्मल लगाया, ये 60 तो ये कितना बनेगा? 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब देखो ये 30 तो इधर ये कितना? 60। तो ये इस ट्रायंगल में आओ, 60 60, तो ये भी कितना बचा? 60। तो जो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा, ये थोड़ा तिरछा बनाना पड़ रहा है लेकिन ये नॉर्मल है पूरा 90, तो ये कितना बनेगा? 30। तो इधर से 30 डिग्री उधर ही रे निकल जानी है, इससे 30 डिग्री उधर ही रे निकल जानी है, तो ये गई रे। क्या अब ये रे M1 के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है M1 के? चेक करते हैं। ये देखो ये पूरा एंगल 180 है ना, पूरा 60 एंड 60 120, तो ये भी कितना बना? 60। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए इन दो लाइंस के, ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये वाली लाइन पैरेलल टू M1 है कि नहीं? ठीक है, यस सर। अब उपेंद्र, आपने डाउट में लिखा है कि परपेंडिकुलर भी हो सकती है। किसके परपेंडिकुलर आप जानना चाह रहे हो, ये बताओ। M2 के परपेंडिकुलर ना। M2 के परपेंडिकुलर तो तब होती जब ये एंगल 0 डिग्री होता है, लेकिन ये एंगल तो 30 डिग्री निकल के आ रहे। समझ आया क्या? ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। और उसमें कोई इस तरह का सवाल को डाउट हो तो आपका पूछ सकते हो आप, बताओ।
कोई छोटा मोटा इस तरह का डाउट हो तो। सर वो एक थीटा एंगल बता रखा था ना सर, ऐसे ही एंगल बना के। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15? ये यार कोई एक बार देख के बता दो यार, कहीं है तो। मेरे तो दोनों फोन मैंने इसमें लगा रखे हैं। 15 था क्या? बताओ एक बार सोच के। कुछ ऐसा था, मैं बताऊं आपको कि ये थीटा एंगल दे रखा था, और बोला था कि वो रे इंसिडेंट की है इसके पैरेलल, M2 के पैरेलल, लेकिन थर्ड रिफ्लेक्शन पे वो रिट्रेस कर रही है। ये वाला सवाल बोलो, जवाब दो मुझे, यही क्या? हाँ जी, कौन सा सवाल? यस सर। थर्ड, उसमें कुछ ऐसा है क्या? थर्ड रिफ्लेक्शन पे रिट्रेस कर रही है? यस सर। तो देखो सर मैंने आपको फोटो भेज दी। देखते हैं, ये थीटा उसके क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 15। हाँ 15 ही नंबर डाला सर है। मैंने आपको फोटो भेज दी। चलो कोई ना, फोटो मैं फोन की तरफ यूज नहीं कर रहा हूँ इतना। इधर देखो आप, मुझे ध्यान आ ही गए क्या है। ये थीटा, तो ये कितना बना? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पे रिट्रेस नहीं हो रहा, जाने दो इसको। फर्स्ट पे रिट्रेस नहीं हो रहा, इसको जाने दो एज इट इज। ये एंगल भी कितना है आपका? 90 माइनस थीटा, और इधर से थीटा बच जाएगा, है ना। सेकंड पे भी रिट्रेस नहीं हो रहा, तो अभी तो सेकंड पे भी जाने दो। आपने यहां से एक नॉर्मल डाला, ये आपका होगा सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड पे भी हमें रिट्रेस नहीं करवाना, हमें तो थर्ड पे रिट्रेस करवाना है। ये आपका होगा सेकंड रिफ्लेक्शन। देखिए अब ये थीटा, ये भी थीटा, ये एंगल 90, 80 -2। मान लो ये अल्फा है। चलो ठीक है, मैं तो इस तरह से बनाता चल रहा हूँ। आ गया क्या ये डायग्राम यहाँ तक समझ? अगर ये अल्फा पे गया Yes, तो sir. क्या ये अल्फा पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा कि नहीं? यस सर। और थर्ड Yes, रिफ्लेक्शन पे वो रिट्रेस करे, अगर थर्ड रिफ्लेक्शन पे रिट्रेस करे तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होना चाहिए, तभी तो रिट्रेसिंग होगी, नहीं तो वापस रे चलेगी नहीं। समझ आया क्या? डायग्राम आ गया समझ? अब ये अपने आप यूं चली जाएगी। यस सर। दिस इज द रिट्रेसिंग आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। रिट्रेसिंग आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन ये है। तो इसमें अब मुझे थीटा चाहिए। थीटा आपको बताना है कितना है। दो वेरिएबल आ गए, एक थीटा एक अल्फा। देखो अब इसमें ट्रायंगल से बनाते चलो और हो जाएगा, बन जाएगा ये। सबसे पहली बात, इस पूरी ट्रायंगल में आओ। मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी और इसको सी। ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। यस सर। तो एक एंगल थीटा, दूसरा भी थीटा, तीसरा क्या बचा? 90 प्लस अल्फा। 180 -2। 90 प्लस अल्फा लिख तो रहिए भाई। एक 90 यस। और एक अल्फा आगे, ये पूरा होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। तो मेरी एक इक्वेशन बनी 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप बताओ क्या पहली इक्वेशन समझ आ गई? यस सर। ठीक है। उसके बाद मान लो ये पॉइंट डी है, सपोज ये पॉइंट डी है। ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में फिर से तीनों एंगल्स का सम 180। एक एंगल थीटा, एक एंगल 2 अल्फा दिख रहा है आपको इस ट्राइंगल का 2 अल्फा, यस सर। और एक एंगल 90 डिग्री। बन गई ये भी इक्वेशन, यानी कि थीटा प्लस 2 अल्फा इज 90 डिग्री। तो आप बताओ दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो गए हैं कि नहीं? यस सर। आपको थीटा चाहिए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 घटा दो। सोल्व कर रहा हूँ, अल्फा एलिमिनेट कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते ये बना 4 थीटा प्लस 2 अल्फा
माइनस ये आपने घटाई थीटा माइनस 2 अल्फा बराबर 2 से मल्टीप्लाई करते ही 90 इंटू 2 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बताओ समझ आया कैसे हमने अल्फा एलिमिनेट किया? यस सर। यस सर। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90 डिग्री और आपका थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये आपका थीटा आया 30 डिग्री। अब मान लो सपोज, हाँ जी भाई सभी को क्लियर है ना ये 15th क्वेश्चन? सपोज यस सर। 15th को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं और उसमें यूं दिया होता क्वेश्चन में रिट्रेसिंग आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, उसमें यूं दिया होता क्वेश्चन में रिट्रेसिंग आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो क्या चेंज होता, तो क्या डायग्राम होता आपका? बताओ। उसमें ये तो दिया ही है कि इसके पैरेलल रे आई। अब बताओ थीटा कितना होता है अगर अल्फा 0 डिग्री। हाँ, जो अल्फा है वो आपको बिल्कुल ही 0 बनाना होगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, देखते हैं। आपने यहां एक नॉर्मल डाला तो ये रे उतने ही एंगल पे जाएगी इधर। अच्छा वो थीटा, तो ये 90 माइनस अल्फा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये आपका अगेन बचेगा थीटा। अब अगर ये तो हो गया आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, आप अगर सेकंड पे ही रिट्रेसिंग चाहते हैं तो क्या ये नॉर्मल इंसिडेंट होना चाहिए कि नहीं? यहाँ यस सर। अगर दिया होता सेकंड पे ही है तो ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी और अपने आप चली जाती बाहर। अब देखो एक ही ट्राइंगल से दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। मैंने कहा ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2 थीटा 90 और यहां से आपका थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। 45। तो ये तो भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या सिचुएशन दी है क्या नहीं। आप एक बार ये भी नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए इसमें। हो गया, ये समझ आ गया? यस सर। अच्छा ये 15 तो नहीं लेकिन 14 तक इससे पिछले वीडियो में डिस्कशन रिकॉर्डेड है। 14 तक 1 से 14 तक हर एक सवाल। 15वां आपका ये हो ही गया है। 16 से 20 में मुझे लगता है यार कुछ कल कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस तरह के भी है ना, वो वेक्टर फॉर्म सिखाई थी आपको, एक आधा सवाल वो भी दिया था। वो आखिरी सवाल हो गया था आपसे? हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। क्या फॉर्मूला था बताना? आर कैप लाने का क्या फॉर्मूला था? ई कैप माइनस 2 ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आर कैप इक्वल टू ई कैप माइनस 2 टाइम्स ई कैप डॉट आई कैप और इंटू एन कैप। और आखिरी सवाल में शायद आपने अप्लाई किया होगा तो वो हो भी गया होगा। फिर भी मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया कल इतने कम नंबर कैसे आए आप लोगों के प्लेन मिरर के पेपर में? हाईएस्ट कितने? 17 गए हैं। 17 आपके पेपर मैंने लिस्ट आपको भेज दी थी जब भी मैं फ्री हुआ उसी वक्त। कोशिश ये करनी है अगली बार कुछ सुधार हो, है ना?
ठीक है, चलो मिटा दूं क्या, ये हो गए? Yes. Yes. ठीक है, हाँ जी आ जाओ। हमने तो पकाते हैं इसकी तरह। अरे चुप हो जाओ। मैंने बोली उसकी फोन देखो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद कॉनकेव मिरर पे आपने डायग्राम बना लिए, क्वेश्चन कर लिए, रे डायग्राम भी देख लिए, सारे केसेस। तो अगला मिरर कॉनकेव के बाद इसी तरह का कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। ठीक है, अगला टेस्ट कब दोगे ये बताओ? रिफ्लेक्शन पे, जिसमें कर्व्ड मिरर भी होंगे। मंडे। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि जल्दबाजी में लिया जाए, नंबर भी कम आए, ये नहीं। अब थोड़ा तैयारी करके दो ढंग से। और हाँ ठीक है, मंडे चाहते हो मंडे हो जाएगा, ठीक है, मंडे तक तो कर ही लोगे अपनी तैयारी। रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। अच्छा, क्या कॉनकेव मिरर का ग्राफ बना लिया था उस दिन हमने? ग्राफ Yes, sir. बन गया था, Yes, sir. ठीक है। यस। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? कॉन्वेक्स मिरर की Positive. पॉजिटिव, यानी कि इसकी दोनों की दोनों चीजें इधर की तरफ होंगी। इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा। ये है पोल और ये इन्फिनिटी। अब अगर हम इसमें स्टार्टिंग करें अपनी टेबल बना के, टेबल ही छोटी जगह रहेगी, कोई बात नहीं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और आखिरी चीज हम लिखते थे, आखिरी जो चीज हम बनाते थे वो था नेचर, ओरिएंटेशन एंड साइज ऑफ इमेज। आखिरी हमारा ये पार्ट होता था। पहला केस आपको याद होगा, कौन सा? इन्फिनिटी। हाँ, वेरी फार अवे। तो इस वक्त इमेज कहाँ बनती है वेरी फार अवे वाले केस में? फोकस। फोकस, फोकस उधर है तो कैसी बनेगी? नेचर, वर्चुअल। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है Erect. इरेक्ट। इरेक्ट। अपोजिट नेचर होने के कारण इरेक्ट। अब साइज की बात करो। Diminished. हाँ, डिमिनिश बनेगी। एनलार्ज कैसे यार? बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि v तो बहुत छोटा है और u बहुत बड़ा है। तो v बाई u अगर आप देखोगे तो ये एक से बहुत ही छोटा हो जाएगा। बताओ क्या पहला केस आ? जैसे कार के rear view. क्या क्या? सर जैसे कार के rear view image में mirror अच्छा। में बड़ी इमेज भी छोटी लगती है। हाँ, ये आपको बता रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कार, गाड़ियों में साइड व्यू मिरर होता है, रियर व्यू। उसमें कितनी दूर तक का ऑब्जेक्ट हो, कितना ही बड़ा ट्रक आ रहा हो, हमें तो छोटा सा दिखता है उसमें, तो वो एक डिमिनिश्ड इमेज है। समझ गए हो? अब मैं जितनी टेबल की जगह है ना, यहाँ केवल यहाँ जितनी जगह है उसमें केवल हम रियल ऑब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा सीधा ही है, इन्फिनिटी टू पी, यानी कि ये कोई भी आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया।
कोई भी आपका रियल ऑब्जेक्ट, बताओ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं रिफ्लेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। तो उधर से ये चल के आएगा F2P, ये चल के आएगा F2P, ठीक है। अब देखो आगे, उधर उधर है तो नेचर वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो कैसी होगी? इरेक्ट। और साइज ये बहुत ज्यादा चला, ये जरा सी चलिए, तो साइज डिमिनिश बोलो चाहे स्मॉल साइज बोलो। यानी कि ये बोर्ड खत्म हुआ और ये टेबल खत्म हुई, कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? हमने केवल और केवल रियल ऑब्जेक्ट, केवल और केवल यहाँ तक जो टेबल बनाई है वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है। तो एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट मिल गया। आपको याद है कैसा रिजल्ट कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मिला था? यस सर। है ना, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बना था भाई एक ही तरह की इमेज बनती है, वो एक ही तरह की दिख रही है यहाँ। तो हमारा जो एक रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, रिजल्ट हमारे सामने ये आ रहा है कि एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स सॉरी, a convex mirror always forms a virtual erect and small sized image of a रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हम गए नहीं, अलग अलग जगह भी नहीं है, लेकिन जाने की जरूरत भी नहीं होती ऐसे अलग से बहुत ज्यादा, बिकॉज ये रियल ऑब्जेक्ट ही आ रहे होते हैं। अच्छा, अब बात करें इसके ग्राफ की। ग्राफ बनाए, ओनली रियल ऑब्जेक्ट का ग्राफ, वर्चुअल का पढ़ा रहे हैं तो रियल का बना रहे। वर्चुअल आप होमवर्क में ले लो इसको, इसका वर्चुअल केस अपने आप करना, क्या होता है क्या नहीं, उसमें तरह तरह की इमेजेस बनेगी। लेकिन अब मैं चलता हूं इसके ग्राफ पे। यूं तो आप लेते थे v एक्सिस और यूं आप लेते थे u एक्सिस, ध्यान है ये किस तरह से लिए थे हमने ग्राफ में, v और u। अच्छा, जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि दोनों साइड, यहां भी फोकस इधर होगा, थोड़ा पास ऊपर, थोड़ा सा पास बना दूं, यहां भी फोकस इधर होगा और यहां भी फोकस ऊपर होगा, इस तरह का। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज फोकस पे बनी है, तो एक फोकस से मैंने एक लाइन लगाई। जब व्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो इमेज लगभग फोकस पे, और जितनी देर में ऑब्जेक्ट यहाँ चल के आया, इमेज फोकस से बस पोल पे चल के आई है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ग्राफ एक ऐसा इस तरह का कर्व फॉर्म में जाएगा, कर्व की तरह। समझ आया क्या? ये इन्फिनिटी पे जाके फोकस पे मिलता जा रहा है और हमेशा v पॉजिटिव है। सारे u नेगेटिव के लिए हमेशा आपका v पॉजिटिव है। अगर u नेगेटिव रहेगा तो v हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज यहां से भी कंफर्म हो जाती है, ये चीज यहां से भी कंफर्म हो जाती है। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यहां से आया 1/f माइनस 1/u। अब f तो पॉजिटिव है और आप रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो u नेगेटिव है, और माइनस के बाहर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v पॉजिटिव आ गया तो v पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यह है कि इफ ऑब्जेक्ट इज रियल तो v पॉजिटिव है, यानी कि इमेज इज वर्चुअल। बताओ भाई, ये केस क्लियर हुआ क्या? ये वाला केस कैसे बनाए? ग्राफ राफ क्लियर है, समझ आई कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, अब ये जगह भी बची हुई तो रे डायग्राम भी देख लेते हैं इसमें। मान लो कौन सा बनाए बताओ, एक का मैं बनाऊंगा एक आप बनाओगे, मैं कौन सा बनाऊं, पहला या दूसरा? अरे सेकंड। देखो, इनमें से एक मैं बना रहा हूं, एक आप बनाएंगे। मान लो, चलो मैं फर्स्ट पे आता हूं, सेकंड तो फिर वैसे उसी टाइप का है। फर्स्ट वो है जो चीफ रे से बनेगा,
ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार अवे। मान लो ये है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, बहुत दूर ए बी। अब बी से जब रे लेके आओगे तो एक रे तो आपको लेनी चाहिए चीफ रे, और दूसरी रे आप कैसे भी लो, यहां आते आते कैसे दिखानी होगी बताया था ना उस दिन, पैरेलल से। चीफ रे जो है वो नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल पे आई, तो वो नॉर्मल के साथ इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अल्फा ही एंगल पे। इसको पीछे बढ़ा लो, फोकस पे इमेज बननी है। फोकस वाली लाइन को जहां भी ये कट करे तो ये आपकी बी की इमेज है बी डैश, और ये आपका है ए डैश। ये इस केस का रे डायग्राम बन रहा है वेरी फार अवे वाले का। दूसरी रे का मैंने बताया था वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसको पेंसिल और स्केल की मदद से यूं बढ़ा के दिखाओ और इधर निकाल दो। अब यूं कहो भाई ये आगे फैलती जा रही है, ये आगे मिल नहीं रही है, तो इनको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो वहां जाके मिलेंगे, वो बी डैश और ये ए डैश। और इनका साइज भी आप निकाल सकते हो। सपोज इसका साइज है एच और मैं कहता हूं इसका साइज है एच डैश, फोकस एफ दूरी पे है क्योंकि एफ पॉजिटिव है, तो बताओ ये एच डैश कैसे निकलेगा। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इधर से अगर आप टेन अल्फा देखते हो, इस साइड से टेन अल्फा कितना, ये दूरी कुछ भी दे रखी हो, पता नहीं मैंने क्या माना था उस दिन, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस एज्यूम की थी ना हमने कि भाई एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, लेकिन कुछ किलोमीटर कुछ मीटर, मान लो ये दूरी x नॉट सर ए डिस्टेंस ए ली थी हमने, चलो ठीक है, ये दूरी a है वेयर a टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब a टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है कि a इज वेरी मच ग्रेटर देन f। f सेंटीमीटर में, f सेंटीमीटर में है तो a अगर कुछ मीटर्स में भी है तो काफी बड़ी होगी, वो हमारे लिए इनफाइनाइट है। तो tan अल्फा यहां से कितना होगा, यहां से h बाई a, और उधर से tan अल्फा होगा h डैश बाई f। तो अगर आप यहां से h डैश निकालें तो h डैश निकल के आ रहा है f बाई a और इंटू h। तो क्या आपको ये एक डिमिनिश इमेज जो बनेगी इसका साइज निकालना आ गया है? ठीक है, चलिए अब आप ये जो भी कुछ है बोर्ड पे इसको ढंग से नोट कीजिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर लिख लीजिए भाई इसे आराम से। ये कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट आप खुद पूरा करने की कोशिश करना है। एक वीडियो मैंने कहा शुरू के 14 सवालों का पेपर का रिकॉर्डेड है, वो देख लेना अगर कोई डाउट हो तो। और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल अपना कॉन्वेक्स वाला पूरा रखना। और सुनो अरे तो सुन तो लो 2 मिनट। बाय बाय बाय। सुनो, इस वीक रिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छे से पूरा कर लो ताकि मंडे को जो टेस्ट हो उसमें हम ढंग से अपना अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, चलिए बाय।